मैंने कुछ इंटरनेशनल और नेशनल कोर्सेज भी किए हैं, जैसे एओ जो एक स्विट्ज़रलैंड की बहुत ही जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्थोपेडिक्स की दुनिया में। तो उसके कुछ कोर्सेज मैंने किए हैं, जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट, एडवांस प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट, स्पाइन के जो प्रिंसिपल कोर्सेज हैं वो मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान किए हैं। तो फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में आने का मेरा मकसद यही था कि क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो लोगों को बहुत ही अच्छी सेवाएं देता है, स्पेशली जो कांगड़ा एरिया और इसके आसपास के जितने भी ज़िले हैं और जो गांव हैं, यहाँ के लोगों को अच्छी सेवाएं देता है। और जो यहाँ की अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट सेंट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स भी हैं और जैसे हायर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आईसीयू केयर हो गया, वेंटिलेटर्स हो गए, मॉड्यूलर ओटीज़ हो गए। तो ये सेवाएं और ये फैसिलिटीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा के ज़रिए मैं एक लोगों की मदद कर सकता हूँ, लोगों को अपनी सीखी हुई प्रैक्टिस को मैं लोगों की मदद में ला सकता हूँ और मैं अपनी तरफ से जी जान कोशिश कर सकता हूँ ताकि उनको ऑर्थोपेडिक्स की तरफ से उनको बेस्ट केयर जो अवेलेबल है आजकल के टाइम में वो उनको मिले। Sir, what is the most severe disease you have found in your career and you have practiced on in past? मेरे अब तक के करियर में ऑर्थोपेडिक्स में जो सबसे सीवियर डिजीज़ जो हम कहते हैं वो रीढ़ की हड्डी की जो आम बीमारी जिसको हम डिस्क की दिक्कत कहते हैं, वो मैंने सबसे सीवियर दिक्कत देखी है आज तक। उसमें इतनी सीवियरिटी थी एक पेशेंट में कि हम कहते हैं कि उनका पैर चलना बंद हो गया था। तो हमें इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ा कि उन पे ऑपरेट करने की ज़रूरत है। तो वो पेशेंट को 1-2 दिन के अंदर हमने तैयारी करके ऑपरेट किया एंड ऑपरेट करने के बाद अब पेशेंट इज़ फाइन, शी इज़ वॉकिंग, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल। सो ये वन ऑफ द मोस्ट सिवियर केसेस हैं जो मैंने देखे थे। सर, सबसे पहले आपने बताया कि आप 1.5 साल तक सरकारी अस्पताल में कार्य कर आए हैं। हाँ जी। तो उस दौरान आपने कितने मरीज लगभग देखे और कितने ऑपरेशन किस तरह के किए, आपने बताएंगे इस बारे में थोड़ा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब। तो ये मेडिकल कॉलेज मेरा अल्मा मैटर भी है एंड वहाँ पे बिकॉज फुटफॉल ऑफ पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो मालवा बेल्ट और जो आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको केटर करता है। तो ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे बेसिस हम वहाँ पे इमरजेंसी ओटी करते थे, जिसमें हम कम से कम 8 से 10 केस करते थे एक दिन में। एंड वहाँ पे आर्थोप्लास्टी के सेपरेट ओटीज़ थे जहाँ पे हम एवरी 3rd डे कम से कम 8 से 9 TKR या टोटल नी रिप्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं कि घुटने बदलने का ऑपरेशन वो करते थे और चूल्हे बदलने के ऑपरेशन करते थे। एंड ऑन अ ट्वाइस वीकली बेसिस स्पाइन के केसेस या रीढ़ की हड्डी के केसेस भी ऑपरेट होते थे। तो ये लगातार मैंने 1.5 साल जब वहाँ जॉब करी तो मैंने इंडिपेंडेंटली एज अ सर्जन भी ऑपरेट किए हैं एंड जो मेरे वहाँ सीनियर कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ मिल के हमने वहाँ बहुत वैरायटी ऑफ केसेस ऑपरेट किए हैं। सर, वहाँ पे जिस तरह के उपकरण मौजूद थे, क्या सभी उपकरण वहाँ पर जो मौजूद थे यहाँ पर भी वही मौजूद है या उससे कोई बेहतर और भी उपकरण यहाँ पर मौजूद रहे? दोनों हॉस्पिटल्स बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को फैसिलिटीज़ के हिसाब से। तो ऐसा कहना मुश्किल है कि कौन सा हॉस्पिटल ज़्यादा ऊपर है या नीचे, बट जो बेस्ट केयर फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल थी, जो वहाँ पे ओटीज़ थे, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही चीज़ें इस हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हैं। वही इंस्ट्रूमेंटेशन, वही ओटीज़ एंड वही स्टाफ। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे शायद थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर भी है इन कंपैरिजन
टू जो OTs की फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं यहाँ के OTs को देख के काफ़ी, क्योंकि एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारा मेन काम एक ऑपरेशन थिएटर में ही होता है, तो इसलिए आई वुड से कि यहाँ पे थोड़ा 10-15%। सर एज यू टॉक अबाउट द नी रिप्लेसमेंट, बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन हैं हाँ जी। उनमें एक भ्रम है कि इसका शायद कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो ऐसा कुछ है या नहीं है मेडिकल हिस्ट्री में? देखिए जी, जो कोई भी सर्जरी होती है, हर सर्जरी के कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो तो हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है। बट अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में देखें तो एज सच कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। जो 5% 10% रेसिडुअल इफेक्ट रह जाता है वो विद टाइम पेशेंट कोप अप कर लेते हैं उसको, चाहे वो 6 महीने हो, चाहे वो 2-3 महीने हो, वो पेशेंट टू पेशेंट सेपरेट डिपेंड करता है। हर पेशेंट की प्रोफाइल डिफरेंट होती है, क्योंकि हर पेशेंट की बॉडी सेपरेटली बनी है। कोई थोड़े से हैवी बिल्ड के हैं, कोई मॉडरेट बिल्ड के हैं, कोई बिल्कुल ही लीन है, तो वो पेशेंट प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि वो नी रिप्लेसमेंट कितना इफेक्ट करेगा उनको पोस्ट ऑपरेटिवली। बट मैंने अपने करियर में आज तक आई वुड से कि मैंने हार्डली 5% केसेस देखे हैं जिनमें कोई एज सच कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जो बहुत लॉन्ग टर्म रही हो। तो वो तो बुक्स और हमारी जो किताबें हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें भी डॉक्यूमेंटेड है। सर अगर नी रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो ये किस उम्र से किस उम्र तक की जा सकती है? जो नी रिप्लेसमेंट है ये अलग अलग टाइप का होता है। एक यूनिकम्पार्टमेंटल होता है, जो हम कहते हैं कि सिर्फ एक साइड का, घुटने का भी एक साइड ऑपरेट किया जाए, और एक होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट, जो हम कहते हैं कि टोटल नी रिप्लेस होता है। बट आजकल जो लिटरेचर आ रहा है वो कहता है कि यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट इज़ नॉट दैट सक्सेसफुल इन इंडिया, बिकॉज जो हमारा पेशेंट प्रोफाइल है वो बहुत डिफरेंट है। एंड जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है, आइडियली जो चेंजेस आते हैं घुटनों में वो 50 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड स्पेशली ये लेडीज़ में थोड़े ज़्यादा जल्दी आते हैं, बिकॉज हम कहते हैं कि लेडीज़ को कुछ एज के बाद बोन लॉस की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं। उस ऑस्टियोपोरोसिस के चलते ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस, जो घुटने में नुक्स आना, ग्रीस खत्म हो जाना, वो 50 ईयर्स के ऑनवर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जो आइडियल एज हम कहते हैं जो नी रिप्लेसमेंट की है वो 50 ईयर्स से शुरू हो जाती है। एंड वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, पेशेंट को कितना दर्द हो रहा है, एंड पेशेंट के घुटने कितने ज़्यादा ख़राब हैं। उस पर हम कमेंट कर सकते हैं कि पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। सर बहुत से लोगों के जब बैठने लगते हैं तो घुटने फोल्ड करते एक आवाज़ सी आती है, तो क्या उस आवाज़ को सामान्य माना जा सकता है? वैसे तो मेरे भी घुटने आवाज़ करते हैं जब मैं चौकड़ी मार के बैठता हूँ, तब हर किसी के करते हैं, किसी के नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर आप 50+ हो एंड आप चौकड़ी मार के बैठते हो और अगर चलते समय आपको लगता है कि आपके घुटने आवाज़ कर रहे हैं, फिर हमें इसके बारे में और इसकी और जांच करनी पड़ती है। तो इट इज़ मैंडेटरी एंड इट इज़ माय एडवाइस पेशेंट्स को कि वो आएँ और एक बार अपना चेकअप कराएं, ताकि हम आगे इन्वेस्टिगेशंस करवा सकें, जैसे एक्सरे हो गया, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कभी MRI, तो उस हिसाब से हम फिर चेक कर सकें कि ये दिक्कत कहीं आगे तो नहीं बढ़ रही इनके लिए। सर ये सुविधा जो है हिम केयर और आयुष्मान के अंतर्गत है यहाँ? हाँ जी, फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा की ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सारी ही सेवाएं, जैसे इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, चाहे वो किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन की स्कीम, तो हिम केयर, आयुष्मान, ECHS एंड TPA इंश्योरेंसेस वो सब अवेलेबल हैं। और ऐसी जो मेजर सर्जरीज़ हैं जैसे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ये अंडर हिम केयर एंड ECHS एंड आयुष्मान अवेलेबल है, और हम पेशेंट्स को ये चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सर इनका सक्सेस रेट क्या रह सकता है पेशेंट के ऊपर? सक्सेस रेट नी रिप्लेसमेंट का तो अच्छा है। हम कह सकते हैं कि पेशेंट्स को अगले दिन ही चलाया जा सकता है, एंड विद इन 3-4 वीक्स वो अपनी रोज़ की एक्टिविटीज़
को शुरू कर सकते हैं, अपनी रोज़ाना डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज एंड वॉक करते हैं वो अपने उसी फिटनेस लेवल पे जा सकते हैं। जो लेडीज़ घर का काम करती हैं वो अपने रोज़ के काम पे जितनी जल्दी हो सके वापस जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद।